अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जैसा कि संडे है और आप जानते हैं कि संडे को हम जरा फिल्म और म्यूजिक पे बात करते हैं, तो बिल्कुल आज हम आपके लिए फिल्म्स और म्यूजिक का एपिसोड लेकर आए हैं और हम बात करेंगे जी पाकिस्तानी फिल्म वादा पे। इसके अलावा हम बात करेंगे फिल्म पेइंग गेस्ट जो देव साहब की और नौतन की थी। बड़ी खूबसूरत फिल्म, बहुत अच्छे गाने। और इसके साथ हम बात करेंगे देव साहब की ही दूसरी फिल्म तेरे घर के सामने, ये भी नौतन के साथ थी। और इसके लास्ट में हम बात करेंगे फिल्म कुर्बानी की, जिसमें थे जी फिरोज खान साहब थे, विनोद खन्ना और जीनत अमान। हमें एज यूजुअल जैसे आप जानते हैं कि हमें एजाज गुल साहब ज्वाइन करते हैं, जो फिल्म क्रिटिक भी हैं और बहुत अच्छी उनके मालूमात है, उन्हें बहुत ज्यादा हिस्ट्री और फिल्म्स के बारे में वो जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले फिल्म वादा पे बात करते हैं हम। जी वादा, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 सर, आ रही है। वादा हमारी बड़ी मशहूर फिल्म है, 1957 की फिल्म है ये। और ये वो दौर था जब तकरीबन तकरीबन तो क्या, सभी फिल्में जो हैं ब्लैक एंड वाइट में बनती थी। और सबिया और संतोष जो हैं वो इस वक्त सबसे मकबूल हमारी कास्ट थी फिल्म इंडस्ट्री की। फिर इन्हीं सालों में इनकी शादी हो गई और ये फिर मकबूल रहे फिर भी ये थ्रू आउट द 50s, एंड ऑफ 50s, इवन बिगनिंग ऑफ 60s। ये भी आप जो तस्वीर दिखा रही हैं हमें, ये फिल्म इश्क लैला की है। ये भी सभी संतोष की फिल्म थी। और वादा फिल्म जो है 1957 की, ये हमारी यादगार फिल्म कई हवालों से है। एक तो ये है कि रशीद अत्रे की म्यूजिक थी इसमें, सैफुद्दीन सैफ के गाने थे, सबिया थी, संतोष थे इसमें, साथ में इलियास कश्मीरी थे, अलाउद्दीन थे, अंजुमन थी, लैला थी। और लाहौर में बनी थी ये फिल्म। और स्टूडियोज में भी इसकी शूट थी और आउटडोर में भी इसकी शूट थी। और मुझे ये फिल्म इसलिए पसंद है कि इसकी कहानी बहुत अच्छी थी। W.Z. अहमद जो फिल्म के राइटर और फिल्म के डायरेक्टर थे, वो इंडिया से आए थे, पुणे से। पुणे में उनकी अपना बहुत बड़ी एक फिल्म कंपनी थी, शालीमार फिल्म स्टूडियोज था उनका। और उन्होंने अपना मन की जीत सुरैया के साथ, जो सिंगर भी थी और एक्ट्रेस भी थी, वो बनाई। और मीराबाई बनाई और प्रेम संगीत बनाई। एक रात बनाई, एक और फिल्म उन्होंने, जिनमें उनकी बेगम थी गालिबन शायद। आज़ादी के बाद पाकिस्तान आके इन्होंने 2 फिल्में बनाई। रूही सबसे पहले, जो कि समहाउ मुझे उसकी वजह का नहीं पता, लेकिन वो फिल्म बैन हो गई थी। और लेकिन फिर बाद में खुल गई, संसद ने उसको आज़ाद कर दिया। और फिर उन्होंने वादा बनाई 1957 में। फिर उन्होंने एक और फिल्म बनाई, वफा की अदा, सबिया और संतोष, जो मुकम्मल नहीं हुई। बिल्कुल इसी तरह से जिनका स्टूडियो जो है उनका लाहौर में, W.Z. स्टूडियोज, वो भी प्रॉब्ली बड़ी हद तक मुकम्मल नहीं हुआ। और चुनाचे उन्होंने खासी नामुकम्मल चीज़ें जो हैं वो छोड़ दी। और म्यूज़िक का उनको बहुत सेंस था, उसमें अपना, चाहे आप मन की जीत को ले लें या वादा ले लें। वादा में सबिया जो हैं वो एक पुलिस ऑफिसर की बेटी हैं, और एक म्यूज़िक टीचर जो है वो उनके घर आता है, संतोष कुमार, और वो सबिया को म्यूज़िक सिखाता है। और म्यूज़िक सबिया सीखती हैं, ये दोनों मिलकर गाने गाते हैं। इनका एक डुएट भी है, बार बार बरसे मोरे नैन। और सबिया जो है उनकी और संतोष की आपस में मोहब्बत हो जाती है। लेकिन ये एक बहुत ही आम सा आदमी है, और वो पुलिस ऑफिसर की बेटी है। पुलिस ऑफिसर को ये रिश्ता जो है बिल्कुल मंजूर नहीं है। चुनाचे संतोष जो है इनको छोड़ के चला जाता है। और बाद में सबिया की बहन जो है, बड़ी बहन, उसकी शादी हो जाती है। और शादी तो खैर उसकी हुई होती है पहले से ही, लेकिन ये है कि फिर वो मर जाती है, बड़ी बहन। और बहनोई जो है इलियास कश्मीरी, उससे शादी अब हो जाती है सबिया की। लेकिन सबिया एक वादा लेती है संतोष कुमार से जाने से पहले कि आप जब भी कभी आएंगे तो
मुझसे ही शादी होगी आपकी, वरना ये चीज, वरना हमारा आपका मिलना मुमकिन नहीं होगा। तो अपना सबिया की शादी अलियास कश्मीरी से हो जाती है, अपने बहनोई से, और ज़िंदगी गुजरती है। और फिर संतोष कुमार एक बड़ा आदमी बन जाता है और वो वापस आता है इनसे मिलने के लिए। और जब सबिया को इसकी इत्तला मिलती है कि अब अपना संतोष आ रहे हैं वापस घर में उनके मिलने के लिए, तो वो जहर खा के और ख़ुदकुशी कर लेती हैं। और जब सब संतोष पहुंचते हैं वहाँ पे, तो सबिया रुखसत हो चुकी होती हैं। ये फिल्म का एंड है। और फिल्म का एक बड़ा मशहूर गाना है अपना, जब तेरे शहर से गुजरता हूँ, रोज़ जीता हूँ रोज़ मरता हूँ। वो गाना फिल्म में कई दफ़ा आता है, शुरू में भी आता है, दरमियान में भी आता है। और जब सबिया रुखसत हो जाती हैं तो एक लंबे बरामदे से संतोष कुमार अकेले जा रहे हैं, तो उस वक्त भी ये गाना जो है ओवरलैप होता है, जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। और मेरे बहुत करीब है ये फिल्म, म्यूज़िक और डायरेक्शन और सबिया संतोष कुमार की एक्टिंग की वजह से। वादा। बिल्कुल। और ये गाना तो सर मैंने भी बहुत सुना है, जब तेरे शहर से गुजरता हूँ, बहुत खूबसूरत गाना है। और अभी भी कभी अगर हम रेडियो लगाएं या कुछ, तो उस पे अक्सर लोगों ने फरमाइश की होती है इस गाने की, और ये गाना आ रहा होता है बिल्कुल। और सर हम चलते हैं दूसरी फिल्म की तरफ, और वो मेरे ख्याल है कि हम डिस्कस करेंगे पेइंग गेस्ट, देव साहब। जी, मुझे मुझे अपना आरज़ू इस बात का अफ़सोस है कि शराफ़त अली, जिन्होंने जब तेरे शहर से गुज़रता हूँ गाना लिखा था, उन्हें उन्हें मौका नहीं मिला प्लेबैक देने का फ़िल्म्स में। अगर दिया होता उनको मौका म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने, तो हमें एक और बड़ा अच्छा सिंगर मिलता। और इसके साथ ही हम पेइंग गेस्ट पे, जैसे आपने बताया, हम चलते हैं। ये भी उसी साल की फ़िल्म है, 1957 की, जिस साल वादा रिलीज़ हुई थी। हिदायतकार इसके सबूत मुखर्जी हैं, म्यूज़िक एस डी बर्मन का है, आर डी के वालिद। और शायर जो हैं मजरू सुल्तानपुरी हैं, बहुत ही अच्छे शायर थे। अर्ली 50s में ये प्रोग्रेसिव मूवमेंट की तरफ चले गए और फिल्मों से अलग हो गए, लेकिन इन्होंने नौशाद के साथ फिल्म अंदाज में गाने लिखे और बाद में बहुत बहुत मशहूर हुए। और लता मंगेशकर तो ये कहती हैं कि ये बिल्कुल उनकी फैमिली का एक हिस्सा थे और बहुत उम्दा शायर थे। और देवानंद और नूतन और शोभा खोटे, ये फिल्म की अपना बेसिक कास्ट है। और ये दो बहुत ही सुपर स्टार्स थे और हमने इनकी फिल्में डिस्कस भी की हैं, डिस्कस करनी भी चाहिए हमें, इसलिए कि नूतन और देवानंद दोनों ही बहुत बड़े स्टार्स थे। नूतन एक फिल्म एक्ट्रेस की बेटी थी और इनकी वालदा ने इन्हें स्विट्ज़रलैंड भी भिजवाया एक फैशन स्कूल में। और वहाँ से जब ये अपना तालीम हासिल करके वापस आई तो फिल्मों में काम करना शुरू किया। और बहुत कम उम्र थी इनकी, गालिबन 15-16 साल थी, जब इन्होंने एक फिल्म नगीना में काम किया। और नगीना में कुछ ऐसे मनाजिर थे डरावने किस्म के कि ये फिल्म फॉर एडल्ट्स उन्होंने डिक्लेयर की थी सेंसर बोर्ड ने। और नूतन जब गई अपना ये फिल्म देखने के लिए, तो उन्हें इजाज़त नहीं मिली इस फिल्म को देखने की, इसलिए कि वो अपना वो उस कैटेगरी में नहीं थी एडल्ट्स की। तो ये भी देखिए कि अपना फिल्म की हीरोइन जो हैं, उनको फिल्म देखने की इजाज़त नहीं मिली। तो कहानी देवानंद की, एक बेकार वकील है देवानंद, जिसे किराया ना देने पे निकाल दिया जाता है और वो एक बूढ़े का भेस बदल कर एक और जगह ले लेता है। और उस जगह के मालिक की बेटी जो है, उससे लाजमी तौर पे इश्क तो होना है, क्योंकि रोमांस के बगैर तो फिल्म नहीं चल सकती। और इस तरीके से ये अपना फिल्म थी, कॉमेडी कह लें इसको आप, पेइंग गेस्ट जैसे का नाम से जाहिर है। और दूसरे गाने जो हैं वो किशोर कुमार के थे, अपना माना जवाब ने पुकारा नहीं और छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। और मुझे एक उदास गाना बड़ा अच्छा लगा इस फिल्म का, चांद फिर निकला मगर तुम ना आए। और कामयाब फिल्म थी ये, अपने ज़माने की ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी और बड़ी सादी फिल्म थी। और कोई इसमें गिमिक्स वगैरह जो होती हैं, स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह नहीं थे। और देवानंद मुझे बहुत पसंद था। आपने जब बताया कि हम इस फिल्म को शामिल कर रहे हैं, तो मैंने फिल्म ये फिर देखी, पेइंग गेस्ट, गाने इसके देखे ख़ास तौर पे। और बड़ी सादी, बड़ी प्यारी और बड़ी बड़ी अच्छी फिल्म थी। जी बिल्कुल। सर मैंने भी ये फिल्म कई बार देखी है और हर दफा वही मजा आता है जैसे कि पहली दफा देखने में हो। और गाने भी बहुत ही खूबसूरत हैं, जैसे माना जनाब ने पुकारा नहीं, और देव साहब की जो एक्टिंग है वो तो हमेशा ही मुझे पसंद है, हमेशा से मेरे फेवरेट हैं।
देव साहब और राजेश खन्ना जी, इनकी मूवीज मैं कभी भी देख सकती हूँ और कितनी बार भी देख सकती हूँ, एक ही फिल्म रिपीट करते रहे। बिल्कुल और बेहतरीन फिल्मों में से थी। और आज भी इन फिल्मों को देख के ऐसा महसूस नहीं होता कि हम कोई पुरानी फिल्म देख रहे हैं या स्टोरी पुरानी हो गई हो या कुछ। बहुत जबरदस्त फिल्म थी। बिल्कुल सर। और इसके साथ ही देव साहब की एक और फिल्म जिसका गाना मुझे बहुत पसंद है, दिल का भंवर कहे पुकार। तो आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रही हूँ तेरे घर के सामने। जी, ये भी अपना आरजू बहुत ही उम्दा फिल्म थी। म्यूजिक के लिहाज से इसको मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा। देवानंद ने अपनी एक प्रोडक्शन बना ली थी, नेवकतन। तो ये नेवकतन प्रोडक्शंस की फिल्म है और प्रोड्यूसर देवानंद खुद हैं और इसके डायरेक्टर जो हैं वो देवानंद के भाई विजयानंद हैं और फिल्म के राइटर जो वो हैं वो भी विजयानंद हैं। विजयानंद को गाने पिक्चराइज कराने में कमाल हासिल था और कहानी जो है देवानंद नूतन ओम प्रकाश इसके अपना नुमाया नाम है, मौसीकी एस.डी. बर्मन की है और सिंगर्स मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर हैं और गीत जो हैं इसके हसरत जयपुरी ने लिखे हैं और कहानी मकानों की है और देवानंद जो हम एक आर्किटेक्ट हैं इस फिल्म में और दो बिजनेसमैन जो हैं उनकी मकानों का आपस में ऊंच नीच होती है और इन्हीं बिजनेसमैन में से एक बिजनेसमैन की बेटी जो है वो नूतन है और फिर ऑब्वियसली नूतन और देवानंद का रोमांस होता है। और एक गाना जो है इसका वो अपना कुतुब मीनार पे पिक्चराइज किया गया और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जहाँ तक मुझे याद है फिल्में देख रहा हूँ मैं भी एक ज़माने से बल्कि बचपन से, मैंने ऐसा कोई गाना नहीं देखा जो कि जिस तरीके से पिक्चराइज किया गया हो, जिस तरीके से कि ये गाना पिक्चराइज किया गया देवानंद और नूतन का। और ये ऊपर से शुरू होता है कुतुब मीनार के और नीचे आके ये ख़त्म होता है और सारा का सारा गाना जो है वो सीढ़ियों के ऊपर है और बहुत प्यारा गाना था। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो रे। बहुत खूबसूरत गाना है ये। फिल्म भी बहुत अच्छी थी, बहुत कामयाब गई, बहुत पैसा बनाया इसने और ये लो बजट फिल्म थी। और एक और फिल्म का गाना था उसमें हम देखते हैं ये थोड़े बहुत अपना मौज मस्ती भी करते हैं देवानंद। तो ग्लास जो है अपना ड्रिंक का उसमें हमें वो अपना नूतन नज़र आते हैं और वो मुख्तलिफ शॉट्स हैं उसके, वो एक ही शॉट नहीं है, मिड शॉट्स हैं, फिर साइड से लिया है, फिर क्लोजअप लिए हैं नूतन के ग्लास के अंदर से। कैमरा ऑफ कोर्स गिलास के बाहर रहता है। वो भी एक अच्छा गाना था। और देखो रूठा ना करो एक बहुत ही प्यारा गाना था इसका। एस.डी. बर्मन के सभी गाने अच्छे हुआ करते थे। और एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने और सुन ले तू दिल की सदा। तो ये अपना तेरे घर के सामने जो है एक न्यूटन प्रोडक्शंस की बहुत ही उम्दा फिल्म थी। फिर बाद में गाइड बनी और बहुत सारी और फिल्में बनाई देवानंद ने और विजयानंद ने मिलकर। लेकिन ये एक बहुत ही कम बजट की फिल्म थी, ब्लैक एंड वाइट में, सादी सिंपल और गाने बहुत अच्छे पिक्चराइज किए विजयानंद ने। मैंने बताया कि गाने पिक्चराइज करने में विजयानंद का जवाब नहीं था और देवानंद और नूतन दोनों बहुत अच्छे आए इसमें। बिल्कुल। और सर वो जो गाना जिसकी आप बात कर रहे हैं गिलास में, वो बिल्कुल वो टाइटल सॉन्ग कह सकते हैं उसको, क्योंकि वो था तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। और उसमें ग्लास में नूतन जो है वो नजर आती हैं और वो गाना भी गा रही हैं और वो घूम भी रही हैं। और उसमें एक जगह पे देव साहब गिलास में बर्फ डाल देते हैं तो उनको ठंड लग तो वो ऐसे करती है, उनको ठंड लगी तो देव साहब वो बर्फ वापस निकाल लेते। तो वो इतने मजे का वो गाना है ना और इतना जबरदस्त बना हुआ है। और उस जमाने में आप सोचे कि 1963 में 57 हाँ सर ये 63 1963 में। उस वक्त का ये गाना है। और उस वक्त इन्होंने इतनी जबरदस्त किस्म की ग्राफिक्स की और वो सब। और मुझे बड़ी हंसी आती थी वो देख कर के वो बर्फ डाल देते हैं तो उनको ठंड लगने लगती है और वो फिर बर्फ वापस निकाल लेते हैं। और मतलब ये एक कहना चाहिए कि क्रिएटिविटी थी जो जिस किसी ने भी डिजाइन किया था, बहुत बेहतरीन डिजाइन किया था। बिल्कुल। और सर हम चलते हैं अपनी अगली फिल्म की तरफ जिसमें मेरे दोनों ही हीरोज जो हैं मेरे बहुत फेवरेट हैं।
फिरोज खान साहब और उनके साथ हैं विनोद खन्ना साहब। तो दोनों जो थे वो बहुत ही मतलब अपने लुक्स की वजह से बड़े फेमस रहे और हमेशा से बड़े स्टाइलिश, जिसे कहते हैं, दोनों स्टाइलिश थे। और साथ में इनकी फिल्में अगर होती थी तो बहुत जबरदस्त होती थी। उसी में से एक फिल्म कुर्बानी है। जी, कुर्बानी 1979 की फिल्म है। और इससे पहले कि मैं फिल्म की कहानी या उसकी कास्ट बताऊं, इसमें अपना फिरोज खान के साथ अमिताभ बच्चन ने शामिल होना था। फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर फिरोज खान थे, इनकी अपनी प्रोडक्शन थी ये। लेकिन अमिताभ बच्चन ने इन्हें 6 महीने बाद की डेट दी और प्रॉब्ली शायद फिरोज खान को वो स्केड्यूल सूट नहीं करता था। ये अपना सपोर्टिंग रोल में थे। सपोर्टिंग रोल भी एक बड़ा ही मेजर रोल था इस फिल्म में। और फिर इन्होंने अपना बहुत ही, जैसे आपने बताया, स्मार्ट, गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव, अच्छे डायलॉग डिलीवरी, अच्छी हाइट, अच्छी प्रेजेंस, स्क्रीन प्रेजेंस थी इनकी, विनोद खन्ना की। तो विनोद खन्ना को इन्होंने लिया फिर अपना सेकंड रोल के लिए। और ये अपना फिरोज खान की अपनी फिल्म थी। और फिरोज खान के साथ विनोद खन्ना तो थे ही, जैसे मैंने आपको बताया, साथ में जीनत अमान, अमजद खान भी थे। और फिल्म का बजट जो है वो देखिए, अपना आरजू उस जमाने में 1.5 करोड़ का बजट था फिल्म का, 1.5 करोड़ रुपया, जो आज एक एक्टर लेता है बॉम्बे में बड़ा एक्टर जो है। और फिल्म की आमदनी जो है वो 12 करोड़ रुपया हुई थी, यानी ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ऑफ द बजट। तो ये एक बहुत कामयाब फिल्म थी। और फिरोज खान जो हैं इसमें मोटरसाइकिलिस्ट हैं, और लेकिन बाद में वो अपना थोड़ा बहुत, थोड़ी बड़ी बड़ी चोरी भी करते हैं। और जीनत अमान जो है, उन्होंने एक डिस्को डांसर का इसमें रोल अदा किया। इस फिल्म की एक बड़ी खूबी जो है वो ये थी कि नाजिया हसन, जो हमारी एक बहुत ही अच्छी पॉप सिंगर थी, उन्होंने पहली दफ़ा एक इंडियन फिल्म में म्यूज़िक के साथ अपने गाने गाने गाए, ख़ास तौर पे गाना गाया, आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए। और ये डिस्को क्लब में पिक्चराइज किया गया था गाना। और फिल्म का म्यूज़िक तो कल्याण जी आनंद जी का था, लेकिन इस गाने का म्यूज़िक जो है, आप जैसा कोई, वो बदू या बिदू कह लें आप उनको, उस नाम से एक म्यूज़िक डायरेक्टर थे। और जब उन्होंने अपनी कॉम्पोजिशन जो है अपना गाने की, बॉनी एक ग्रुप था म्यूज़िक का, उसका बनाया हुआ कॉम्पोजिशन सुनाई नाजिया हसन को, तो नाजिया हसन को वो ये गाना पसंद नहीं आया। और बड़ी वजह ये थी कि ये ओरिजिनल नहीं था। चुनाचे फिर विदु ने एक और कॉम्पोजिशन बनाई, आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए, और नाजिया हसन ने उसको फिर एक्सेप्ट कर लिया। और फिर ये गाना अपना क्लब में रिकॉर्ड हुआ। इस फिल्म की और कुछ ख़ास चीज़ें भी ऐसी हैं कि अपना 23 लाख का खूब अपना अपना दिल खोल के बजट खर्च किया फिरोज खान ने इस फिल्म पे। और 23 लाख का कैमरा आया था 1979 में, और उससे पिक्चराइजेशन की। और इसका एक बड़ा सीन जो है वो अपना बेसमेंट में था। एक चेस थी गाड़ियों की, ऑब्वियसली हीरो और विलन के दरमियान ही होगा, जिसमें एक मर्सिडीज जो है, नई मर्सिडीज चमकती हुई, और उसको तबाह किया है। मसलसल उसको धक्के लगाए हैं पिलर्स के साथ, और उसको और भी दूसरी गाड़ी आके धक्का लगाती है। हत्ता कि वो बाय द टाइम के वो सीन ख़त्म होता है, वो एक कचरा बन चुकी है गाड़ी। नेचुरली बहुत सारे लोगों के दिलों पे ये चीज़ बड़ी गिरां गुजरी होगी, क्योंकि वो कहते हैं कि उस वक्त मर्सिडीज़ थी भी नहीं अक्सर लोगों के पास बॉम्बे में। और यहाँ पे एक नई मर्सिडीज़ जो है उसका उन्होंने कचूमर निकाल दिया फिल्म के लिए। और इसके स्टंट मैन जो थे अपना इस सीक्वेंस के लिए और जो एक्शन था फिल्म में, उसके लिए इंग्लैंड से आए थे। और ये अपना एक बड़ी फिल्म थी। और लैला ओ लैला, और क्या देखते हो सूरत तुम्हारी, और हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, और कुर्बानी कुर्बानी कव्वाली एक थी। तो ये फिल्म की म्यूज़िक थी जो कल्याण जी आनंद जी ने दी थी। और आप जैसा कोई एक नगमा जो है वो बीदू ने बनाया था। फिल्म, जैसे मैंने आपको बताया, 1.5 करोड़ रुपए की बनी थी, और उसका कलेक्शन जो था बॉक्स ऑफिस पे वो 15 करोड़ था। फिरोज़ खान ना सिर्फ एक अच्छे एक्टर थे बल्कि अच्छे डायरेक्टर, और इस केस में एक अच्छे कामयाब प्रोड्यूसर भी थे। और उन्होंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा बॉम्बे में। उनकी एक चीज़ मुझे नहीं भूलती, वो नरगिस ने
सुनील दत्त की बेगम जो थी, जब फिल्मों में काम करना बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया, शादी के बाद मदर इंडिया को उन्होंने मुकम्मल किया। उसके बाद एक फिल्म थी रात और दिन जो उनके भाई की थी। मजबूरी थी, कुछ अपना फैमिली कमिटमेंट्स थी, फिल्मों में नाम करने के बावजूद उन्होंने कहा कि इस फिल्म को मैं कंप्लीट करूँगी। और उसमें शायद मुझे अगर गलती नहीं हो रही, बहुत नए नए फिरोज़ खान आए थे और प्रदीप कुमार के साथ एक दूसरा रोल जो था फिल्म का हीरो का रातों दिन में, वो फिरोज़ खान ने किया। और इस फिल्म में नरगिस का एक बड़ा मुश्किल रोल था, एक ऐसा रोल जिसमें वो नींद में चलती हैं। एक कोई ऐसा आ जाता है हमारी लाइफ में ऐसा आता है, क्या बीमारी मैं कहूँगा उसको या क्या आप कुछ और कहेंगे, एक ट्रेंड आ जाता है कि बंदा जो है वो नींद में चलता है, तो वो रोल अदा किया था। और ये फिरोज़ खान मेरे ख्याल में बिल्कुल नए थे, और नरगिस जो है वो मंझी हुई थी, वो तकरीबन अपना करियर जो है फिल्म का ख़त्म कर चुकी थी, लेकिन भाई की वजह से वो वापस रात और दिन में आई। और इस तरह से इन्होंने और फिल्में भी बड़ी बनाई अपना फिरोज़ खान ने। और संजय खान के ये भाई हैं। और फिर ये एक वक्त ऐसा आया कि अपना साउथ इंडिया में इनका फार्म था, फार्म हाउस, फिर ये वहाँ पे चले गए और इन्होंने अपने ज़िंदगी के आखिरी दिन जो है फार्म हाउस पे गुजारे। लेकिन इनकी फिल्मों में और इनके कैरियर में कुर्बानी जो है वो एक बड़ी फिल्म थी, मशहूर फिल्म थी, कामयाब फिल्म थी। बिल्कुल ठीक सर। बल्कि आपने जैसे नाज़िया हसन का जिक्र किया उनके गाने का, तो वैसे तो खैर वो बहुत अच्छा गाया करती थी, लेकिन कुर्बानी में जो है वो मुझे उनका गाया हुआ गाना जो है वो इतना ज्यादा पसंद नहीं आया। उसके बजाय मुझे लैला ओ लैला गाना वो बहुत अच्छा लगा। और मुझे विनोद खन्ना साहब ने जो गाया था हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, वो मुझे बहुत अच्छे लगे वो गाने। और साथ ही विनोद खन्ना जी और फिरोज खान साहब के अलावा एक कैरेक्टर जो मुझे बहुत पसंद आया कुर्बानी में, वो था अमजद खान साहब का रोल। जी 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 और जी। जिस तरीके से वो उनसे वो ड्रम बजाते हैं वो लैला और लैला में, और फिरोज खान साहब उनसे कहते हैं कि हाँ आप तो पूरा दिन बहुत काम करते हैं, दिन भर आप चोरों के पीछे भागते हैं, रात को आप ड्रम बजाते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ या तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तो वो मुझे इतने मजे का वो डायलॉग लगा। और एक जगह फिरोज खान साहब ऊपर से गिरते हैं भागने के लिए, और जब अमजद खान साहब उन्हें पकड़ लेते हैं तो वो कहते हैं मैं भाग तो नहीं रहा था, मैं तो गहराई नाप रहा था, भागा नहीं है। तो फिल्म में जगह जगह जो है वो इस तरह के डायलॉग्स और बड़ा लाइटर मूड में जैसे होता है वो रखा गया है। और अमजद खान साहब का मैं खास तौर पे जिक्र करूंगी, हम कभी होपफुली नेक्स्ट वीक में उनके ऊपर भी बात करेंगे कि वो ऐसे एक्टर थे जैसे उन जैसा एक्टर दोबारा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आया। जिन्होंने विलन का किया तो बेहतरीन, कैरेक्टर एक्टर किया तो वो बेहतरीन, और जब वो कॉमेडी करते थे तो उनसे बेहतरीन किसी ने डायलॉग डिलीवरी होती ही नहीं थी पूरी फिल्म में। तो इसी तरीके से कुर्बानी भी एक ऐसी ही फिल्म में आती है जिसमें उनकी बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी हम देखते हैं अमजद खान साहब की। अपना आरजू अमजद खान के वालिद जो हैं जयंत, वो भी एक बहुत बड़े एक्टर थे। प्रॉब्ली मैं 50s में कहूँगा, प्रॉब्ली 50s, ज़्यादा वो विलन के रोल अदा किए उन्होंने, जयंत ने। और उनका भी अपना केपी से ताल्लुक़ था, और वो भी बहुत ही अपना अच्छे एक्टर थे और उन्होंने अपना नाम कमाया। और फिल्म शोले के बगैर अमजद खान का नाम मुकम्मल नहीं होगा। और कहते हैं कि गालिबन और एक्टर्स को इस रोल के लिए लेना था, जिसमें शायद शत्रुघ्न सिन्हा भी शामिल थे, लेकिन लॉटरी जो है फिर अमजद खान के निकली नाम। और अमजद खान ने इस रोल को और इस फिल्म को अमर कर दिया हमेशा के लिए। बिल्कुल ठीक। और इसी तरह से सर विनोद खन्ना जी थे जिनकी फिल्में मुझे कम देखने को मिली हैं, क्योंकि वो बीच में छोड़ के चले भी गए थे। लेकिन जो फिल्में भी उन्होंने की हैं बहुत जबरदस्त है, जिसमें कुर्बानी भी उसमें से एक फिल्म है। और गुड लुकिंग और हाइट और हर चीज और डायलॉग डिलीवरी वो भी बहुत ही बेहतरीन थी। और मुझे जहां तक याद पड़ता है मैंने यूट्यूब पे देखा है, आज भी वो वीडियो मौजूद है जिसमें इमरान खान साहब जो है वो
शौकत खानम तब नहीं बना था, उसके लिए डोनेशंस जमा करने के लिए फंक्शंस किया करते थे और उसमें इंडियन एक्टर्स को बुलाते थे। तो उसमें रेखा और विनोद खन्ना साहब भी आए थे और विनोद खन्ना साहब का ताल्लुक भी जो है वो पेशावर से था, वहां वो पैदा हुए थे और सुनने में ये आया है कि वो कहते थे कि उनका दिल चाहता है कि वो फिर पेशावर जाएं और पेशावर को देख सकें, लेकिन खैर उसका उनको मौका नहीं मिल सका। लेकिन एक बड़ी जबरदस्त पर्सनालिटी थी और अगर वो इंडस्ट्री में रहते तो शायद अमिताभ बच्चन को वो एक टफ टाइम दे सकते। उन्होंने उनको दिया अर्ली 80s में। मेरा मतलब है वो अपना जो गुरु के साथ जो चले गए थे छोड़ के फिल्म इंडस्ट्री को, अगर वो ये ना जाते तो एक तो ये बात वो ना जाते तो बहुत ऊपर जाते, और दूसरी बात ये है कि अगर वो जाने से पहले भी मतलब वो किसी तरह से भी किसी एक सबसे जो फर्स्ट क्लास सुपर हीरो जो है उससे कम नहीं थे, और उन्होंने अपने आप को मनवाया और बहुत अट्रैक्टिव थे, बहुत अच्छे थे, डायलॉग डिलीवरी बड़ी अच्छी थी और सुपरस्टार थे, हर लिहाज से वो सुपरस्टार थे वो। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज हमें ज्वाइन किया। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते और अगले हफ्ते सर हमें बहुत फरमाइशें आई हैं कि हम एक्टर्स के अलावा कुछ सिंगर्स के ऊपर भी बात करें, जो गाने वाले हमारे पाकिस्तान के जिन्होंने गाया और भारत से। तो अगली बार हम कोशिश करेंगे कि हम जरा सिंगर्स पे और उनकी फिल्मों बिल्कुल पे बात करें। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल आप मुझे नाम भेजिएगा जो आप ख्याल से हम रख सकते हैं, तो हम बिल्कुल उस पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया बिल्कुल। सर। बहुत बहुत थैंक यू सो शुक्रिया, मच। शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।